अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज एक दफ़ा फिर फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का लेक्चर जो है नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है आसिम नसर। आज का जो लेक्चर है उसमें हम चैप्टर 3 जो है उसको वाइंड अप करेंगे और आज के लेक्चर में ही इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 जो है एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर ये हम स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब ये लेक्चर चैप्टर 3 आज ये चैप्टर नंबर 3 जो है ये वाइंड अप हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक जो है हमने मेनली सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन से टॉपिक से रिलेटेड यानी इसी में से कुछ टॉपिक्स जो है कुछ मेन बातें जो हैं वो दोबारा हम उसको कंक्लूड कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले ये यूनिकोड जो है वो बेटर कैसे है एज़ कम्पेयर्ड विद एस्की कोड। तो स्टूडेंट आपको पता है हमने ये टॉपिक जो है एनकोडिंग ऑफ डाटा उसमें ये टॉपिक पढ़ा था और एनकोडिंग ये है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है उसका मेन सिस्टम आपको स्टूडेंट पता है बाइनरी सिस्टम जो है ये मशीन कोड जो है 0 और 1 का कम्बिनेशन ये मेन सिस्टम है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब डाटा जो है जब ये बाइनरी सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बताया जाएगा तो फिर ही कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड करता है। अब डाटा जो बाइनरी सिस्टम के अलावा डाटा किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए कंप्यूटर सिस्टम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी सिस्टम में। तो कन्वर्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको मेथड्स को एनकोडिंग ऑफ डाटा कहते हैं, यानी डाटा को कन्वर्ट करने के प्रोसेस हैं। और कोई भी जो प्रोसेस है उसमें किसी भी फॉर्म के डाटा को बाइनरी सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें हमने स्टूडेंट ये पढ़ा था कि 4 हमारे सिस्टम थे, BCD, एब्सिडिक और फिर एस्की और यूनिकोड। तो ये हमारे पास उसी टॉपिक का हमने वाइंड अप कर रहे हैं कि यूनिकोड जो है वो बेटर क्यों है एज़ कम्पेयर्ड विद एस्की कोड। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एस्की कोड में हम 7 बिट जो है कोई भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट और 8 बिट यूज़ करते हैं। अगर हम 8 बिट की बात करते हैं तो उसमें 256 डिफरेंट सिंबल्स और कैरेक्टर को इस एस्की कोड में एस्की सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एस्की सिस्टम में मैक्सिमम 256 कैरेक्टर्स और सिंबल्स हैं अपनी बात को, कमांड को, स्टेटमेंट को, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जबकि जो यूनिकोड जो है उसमें 16 बिट्स किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसमें अगर 16 बिट की बात करते हैं तो 65,536 डिफरेंट कैरेक्टर्स और सिंबल्स को इस यूनिकोड कन्वर्जन टेक्निक या एनकोडिंग टेक्निक मेथड में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि एस्की में मैक्सिमम 256 कैरेक्टर्स और सिंबल्स हैं और यूनिकोड में 65,536 हैं। और अब कोई जो भी लैंग्वेज अगर हम यूज़ करते हैं एज ए यूज़र लैंग्वेज उसमें हमारे पास कैरेक्टर्स जो हैं कितने होंगे, 26 कैरेक्टर्स होंगे, 30, 50 इतने कैरेक्टर्स होंगे। तो अब क्योंकि ये ग्लोबल एज में IT जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के को यूज़ करते हुए कंप्यूटर सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है वो यूनिफाइड काम करती हैं। डिजिटल कन्वर्जेंस का टॉपिक है। तो हर एनवायरनमेंट में, हर जोग्राफिकल एरिया में मे बी डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ की जाती है एज ए यूज़र लैंग्वेज। लेकिन अब जो है कंप्यूटर सिस्टम या बाइनरी सिस्टम जो है पूरी दुनिया में एक ही यूज़ किया जाता है। तो अगर लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं तो कंप्यूटर तो वही सेम बाइनरी सिस्टम के सिंबल्स को ही रिप्रेजेंट वो करता है, अंडरस्टैंड करता है जो 0-1 का कम्बिनेशन है। तो किसी भी लैंग्वेज को फाइनली जो है बाइनरी सिस्टम में ही कन्वर्ट करना है। लेकिन जब पूरी दुनिया की हम बात करते हैं तो उसमें मेजर लैंग्वेजेस जो हैं वो एक सेम नहीं है, डिफरेंट है जोग्राफिकल एरिया के हवाले से। तो अब किसी भी लैंग्वेज को बाइनरी सिस्टम में बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब लैंग्वेजेस क्योंकि डिफरेंट हैं तो उसमें कैरेक्टर्स भी हर लैंग्वेज के डिफरेंट और सेम दोनों ही होंगे। अब डिफरेंट अगर हैं
तो उसमें अगर हम बात करते हैं मेजर लैंग्वेजेस की, तो अगर 256 ASCII कोड की बात करते हैं तो उसमें ये 256 जो है नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम कम्युनिकेट करते हैं और कुछ सिंबल्स भी यूज़ करते हैं तो ये 256 जो है हमें कोड्स डिफरेंट कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं। लेकिन अगर और किसी और लैंग्वेज की बात करेंगे तो ज़ाहिर है वो ये जो कैरेक्टर सेट जो 256 का है इसमें उस लैंग्वेज के वर्ड्स सिंबल्स को कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। अब किसी और लैंग्वेज के सिंबल्स कैरेक्टर सेट डिफरेंट है तो आप उसको भी सिस्टम में अकोमोडेट करना है यूज़र लैंग्वेज में और फिर फाइनली उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो अब ये अगर यूनिकोड की बात करते हैं तो उसमें अगर ये 65,536 कैरेक्टर्स यूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली इससे जो दुनिया की मेजर लैंग्वेजेस की वर्किंग उसी लैंग्वेज में की जाए और फिर इस यूनिकोड सिस्टम से उसको बाइनरी सिस्टम में रिप्रेजेंट कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यही वो आंसर हुआ कि यूनिकोड जो है वो बेटर है एज़ कम्पेयर्ड विद ASCII कोड। उसके बाद ये अगला हमारे पास जो हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जी सिंप्लेक्स मोड जो है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डाटा है। इसको आप डाटा कम्युनिकेशन मोड का टॉपिक में हमने पढ़ा था। तो उसका अगर आप डिसएडवांटेज, क्योंकि एक वक्त में एक ही साइड एक ही डायरेक्शन में आप डाटा को सेंड कर सकते हैं, आइदर सेंड करें तो फिर सेंड ही करते रहेंगे। तो अब डिसएडवांटेज सिंप्लेक्स मोड का क्या होगा is that there is no way to confirm whether a receiver has received the data correctly or not। और स्टूडेंट ये हम डाटा कम्युनिकेशन के चैप्टर में हम ये पढ़ते रहे कि डाटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस उस टाइम कंप्लीट होता है कि जब डाटा जो है पहले प्रॉपर्ली इसको रिप्रेजेंट किया जाए जो भी यूज़र लैंग्वेज है उसमें, उसके बाद फिर आपने उसको कन्वर्ट करना है क्योंकि कंप्यूटर का सिस्टम जो है डिजिटल और बाइनरी कोड है, उसको किसी कम्युनिकेशन मीडिया से डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो उसके लिए जो है हमें डिजिटल कोड को बाइनरी कोड वो या एनालॉग फॉर्म में डिजिटल फॉर्म को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्योंकि नॉर्मली डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम जो हम यूज़ करते हैं वो एनालॉग फॉर्म में डाटा को सेंड, रिसीव और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए अब डाटा कम्युनिकेशन में जो है डाटा कम्युनिकेशन के होल प्रोसेस में हमें एंड पे रिप्लाई रिस्पॉन्स भी चाहिए होता है कि डाटा जो सेंड किया गया है वो रिसीवर एंड पे वही रिसीव हुआ है और उसने वर्किंग करने के बाद जो है प्रॉपर एक्नॉलेज रिप्लाई करना होता है कि डाटा जो सेंड किया गया है वो रिसीव हुआ है। साथ ही ये भी रिप्लाई करना कि जो डाटा सेंड हुआ है वही रिसीव हुआ है। तो इसलिए एक्नॉलेज रिप्लाई भी इस डाटा कम्युनिकेशन में ज़रूरी होता है। लेकिन अब ये सिंप्लेक्स मोड है, इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें रिप्लाई नहीं किया जा सकता कि डाटा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। ये दोनों बातें जो हैं, क्योंकि ये रिप्लाई एक्नॉलेज में ही हम ये किसी को बता सकते हैं कि डाटा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ या प्रॉपर रिसीव ही नहीं हुआ। तो ये इसमें डिसएडवांटेज जो है सिंप्लेक्स मोड का आ जाता है कि इसमें कंफर्म नहीं किया जा सकता कि आधे डाटा रिसीव हुआ है और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या उसकी वजह अगर हम उसको सॉल्व करना चाहें या प्रॉपरली रिसीव नहीं हुआ तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स जो है जिसमें डायरेक्शन जो है फ्लो ऑफ डाटा की चेंज की जा सकती है। डाटा सेंड कर रहे हैं तो फिर हमने जो बात की थी कि वो जो डाटा कम्युनिकेशन टनल है उसको फ्री करने के बाद उसी कम्युनिकेशन मीडियम से उसी वे से डाटा जो है दूसरी डायरेक्शन में फिर सेंड और रिसीव भी किया जा सकता है। यानी क्या मतलब हुआ कि वो सेम कम्युनिकेशन मीडिया से एक ही वक्त में डाटा या तो सेंड किया जा सकता है और अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो फिर रिसीव भी किया जा सकता है। तो ये तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। एडवांटेज हो गया हाफ डुप्लेक्स मोड का कि ट्रांसमिशन ऑफ डाटा जो है उसको सेंड और रिसीव भी किया जा सकता है। और दूसरा देखें, जब अभी हम सिंप्लेक्स की अभी बात कर रहे थे कि उसका डिसएडवांटेज ही यही है कि रिप्लाई जो है वो नहीं किया जा सकता है, एक्नॉलेज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब क्योंकि हाफ डुप्लेक्स में डायरेक्शन चेंज की करके डाटा सेंड है तो रिसीव किया जा सकता है, जहाँ पे रिसीव किया जा रहा है
उसी जगह से फिर डाटा को फर्दर रिप्लाई के लिए भी उसी कम्युनिकेशन मीडिया को यूज़ किया जा सकता है। तो ये अब इसका एडवांटेज हो गया कि हाफ डुप्लेक्स मोड में जो डाटा भेजा जा रहा है वो कंफर्म किया जा सकता है कि डाटा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर डाटा रिसीव हुआ है तो वो सेम डाटा जो सेंड किया गया है, ये बातें जो हैं रिप्लाई कंफर्म या एक्नॉलेज में बताया जा सकता है, और उसके एक्नॉलेज रिप्लाई के अकॉर्डिंगली फिर फर्दर एक्शन डाटा कम्युनिकेशन में किया जा सकता है कि या तो डाटा दोबारा सेंड किया जाए या जो लॉस पैकेट जो डाटा पैकेट है उसको सेंड किया जाए। ये मुख्तलिफ एक्शन इस रिप्लाई या कंफर्मेशन के बाद किए जा सकते हैं। तो ये एडवांटेज, लेकिन अब इसका यही बात पे इसके डिसएडवांटेज में आ जाती है कि आप जो है मोड जब चेंज करेंगे, अगर वो मीडिया जो है वो एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में डाटा सेंड किया जा रहा है उस मीडिया के ज़रिए, मीडियम के ज़रिए, तो फिर अगर आपने डाटा उसी मीडिया से इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो कुछ टाइम तो डेफिनेटली रिक्वायर होगा डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें टाइम है कुछ वेस्ट हो जाएगा, वो डायरेक्शन को जो फ्लो ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो ये हमारा इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। अब अगला जो टॉपिक जो रिवाइज है वो क्या, डिसएडवांटेज ऑफ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ये हमने बात की थी टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, जिसमें दो कैटेगरीज थी, पैरेलल और सीरियल, और सीरियल के आगे दो सब टाइप्स थी, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस जो है जिसका ओवरव्यू ये है कि हम उसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और बाइट बाय बाइट कम्युनिकेशन कर सकते थे। तो अब डिसएडवांटेज एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का यही है, इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन एक्स्ट्रा बिट्स आर एडेड टू ईच कैरेक्टर और बाइट ऑफ डाटा, क्योंकि वो जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कम्युनिकेशन होती है एसिंक्रोनस में, इसमें हर ईच कैरेक्टर और बाइट के साथ एक्स्ट्रा स्टार्ट और स्टॉप बिट जो है वो भेजनी पड़ती है कि जो इस कैरेक्टर के स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कम्युनिकेशन जो है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर बाइट बाय बाइट हो रही है, इसका मतलब है हर बाइट और हर कैरेक्टर के स्टार्ट और एंड में एक बिट स्टार्ट में, एक बिट एंड पे, और भी एक्स्ट्रा जो है कुछ बिट्स हैं जो हर कैरेक्टर के साथ ही आपको अटैच करके सेंड करना पड़ता है। तो अब यही जो है ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। दिस स्लोज डाउन डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, फॉर दिस रीज़न एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज़ सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लो ट्रांसमिशन रेट, वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। और ये उस टाइम भी यूज़ होता था कि जब हमारा ये जो मेथड है कम्युनिकेशन का ये बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब बार बार डिस्टर्ब हो रहा है तो वो डाटा को सेव नहीं किया जा सकता था उस टाइम, कि जितना डाटा सेंड कर दिया गया है जब दोबारा कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो रिमेनिंग जो डाटा सेंड नहीं किया जा सका उसको सेंड किया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। और पैकेट जो है अगर हम भेजते हैं तो उससे पहले ही कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो उस पैकेट को दोबारा फिर स्टार्ट से सेंड करना पड़ता है। तो इसलिए जो है वहाँ पे फिर ये एसिंक्रोनस इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें स्पीड स्लो है, कनेक्शन अगर ब्रेक हो भी रहा है, लेकिन अब जो डाटा पैकेट जो है वो एक से ज़्यादा बाइट्स जो है उस पे कंसिस्ट ही नहीं करता। डाटा पैकेट सिर्फ एक बाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक बाइट जो है डाटा वो तो भेजा जाता ही था। तो इसलिए जो है जहाँ पे हमें अब क्योंकि इसमें बार बार जो है सेंडर से रिसीविंग एंड पे, रिसीविंग से सेंडिंग एंड पे बार बार स्विच होना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे जब लो ट्रांसमिशन रेट, जब डाटा कनेक्शन जो है ब्रेक होता था तो ये वहाँ पर एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का ये मेथड जो है यूज़ किया जाता था। यही इसका डिसएडवांटेज। अब एफडीएम ये जो टॉपिक था हमारे पास, हमने बात की थी बैंडविड्थ, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड क्या था कि जिसमें डाटा जो है उस डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और एक वक्त में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट आपको पता है वही बात बार बार आती रहती है कि कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम में ही डाटा को रिप्रेजेंट कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, वर्किंग कर सकता है।
तो अब जब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा को हम किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया के ज़रिए भेज रहे हैं, तो अब जो है ये वो मेथड ब्रॉडबैंड में FDM इस्तेमाल होता है। FDM स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इट इज़ अ मेथड इन विच सेवरल सिग्नल्स आर कंबाइंड फॉर ट्रांसमिशन ऑन अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन और चैनल। यानी क्या मतलब है, सिंगल कम्युनिकेशन मीडियम से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और सेम कम्युनिकेशन लाइन से डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा को भेजा भी जा सकता है। लेकिन अब उसमें जो फ्रीक्वेंसी जो है वो हर फॉर्म ऑफ डाटा की डिफरेंट होगी। ईच सिग्नल इज़ असाइंड ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी विद इन द मेन कम्युनिकेशन चैनल। हर सिग्नल जो है उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी असाइन की जाएगी। एक फॉर्म ऑफ डाटा को कोई और फ्रीक्वेंसी, दूसरी फॉर्म ऑफ डाटा को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो है असाइन की जाएगी और फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को सेम कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। तो ये मेथड होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और ये ब्रॉडबैंड जो हम नॉर्मली इंटरनेट के लिए अब हम कनेक्शन यूज़ करते हैं उसमें ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो हमने कम्युनिकेशन मीडिया में गाइडेड मीडिया का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स के ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। उसमें एक वायर कोएक्सियल केबल जो है, जो नॉर्मली अब नेटवर्क में और जो केबल कम्युनिकेशन के लिए ये वायर यूज़ की जाती है, उसमें एक सॉलिड कॉपर, उसके बाद फिर प्लास्टिक की लेयर, उसके बाद जो एक मैश की तरह जो है ये एक वायर जो है वो प्लेस की जाती थी। अब ये जो कॉपर मैश जो है ये केबल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंटरफेरेंस और प्रॉब्लम्स बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये स्टूडेंट आपको पता है कि अगर एक वायर उसके अंदर कॉपर है, कोई और वायर उसकी भी कॉपर है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है डिफरेंट वायर की मैग्नेटिक फील्ड को, उसके सिग्नल को अफेक्ट करती थी। तो इसलिए अब यहाँ पे कॉपर मैश जो है, कॉपर मैश का भी ये फ़ायदा, जो नेट की तरह की एक वायर, जो ये मैश जो है किसी और केबल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करते हैं, उससे बचने का ये वे है कॉपर मैश। उसके बाद जो है अब इसी के अंदर हमने जब बात की थी, हम ये फाइबर ऑप्टिक की बात कर रहे थे, ये भी टाइप ऑफ वायर है। तो उसमें ये एक मेथड हमने पढ़ा था, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि डाटा जो है उसको आप वापस रिबाउंड कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज़ ए चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ वेव। इसमें वेव की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे कि ये लाइट वेव और साउंड वेव है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जिसकी डेंसिटी डिफरेंट है उसमें आप स्प्रेड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो फिर इस वेव की डायरेक्शन को चेंज हो जाएगी। तो इस मेथड को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ मटेरियल टू पास और रिफ्लेक्ट लाइट। क्योंकि अब जो मीडियम डिफरेंट हैं जिनके दरमियान कम्युनिकेशन डाटा सेंड करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी डेंसिटी डिफरेंट है, तो फिर जब डाटा जो है मूव तो आगे ही करता जा रहा है लेकिन उसका एंगल चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस मेथड को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो ये हमारे पास ये चैप्टर 3 ख़त्म हुआ। अब ये चैप्टर 4 हम वो स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें डिफरेंट जो कंप्यूटर का यूज़ या उसकी एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू भी इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में, अगर ये कंप्लीट होता है अगले लेक्चर में चला जाएगा। ये हम पूरे चैप्टर का ही ओवरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद जो भी यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर है वो टॉपिक वाइज जो है, वो फील्ड वाइज जो है, अगले लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले ये चैप्टर 4 एप्लीकेशंस और यूज़ ऑफ कंप्यूटर का कंप्लीट एक ओवरव्यू
कि जी इम्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑन आवर सोसाइटी, कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इसका क्या इफ़ेक्ट, क्या इम्पेक्ट हमारी लाइफ में पड़ रहा है, पड़ता है और आगे पड़ता भी रहेगा। आप किसी भी फील्ड लाइन में चले जाएं, उसकी जब आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, कोई भी थ्योरी, किसी भी फील्ड की थ्योरी टॉपिक, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर जो है एज ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल जो है यूज़ किया जाता है उस टॉपिक को इम्प्लीमेंट अप्लाई करने के लिए, और डिफरेंट जो है उसके फ़ायदे उस टॉपिक के हवाले से गेट करने के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। तो अब इसका डिफरेंट हर फील्ड में जब भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कोई भी नई थ्योरी अप्लाई करेंगे, तो एज ए टूल डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं, कंप्यूटर सिस्टम जो है, पेरिफेरल्स यूज़ किए जाएंगे। और वो जो पेरिफेरल्स डिवाइसेस जो हैं डेफिनेटली वो डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ही कम्बिनेशन होता है। तो क्या इफेक्ट है ये जनरल हम इसको देखते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एरिया ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड विद द हेल्प ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमने चैप्टर 1 में ही स्टार्ट से ही ये हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी और उसको डिफरेंट चैप्टर्स में उसको उस टॉपिक के हवाले से ही हम इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं। ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस एफिशिएंटली, और ये आईटी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो लाइफ के हैं या किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो डिफरेंट अपने फंक्शंस जो हैं वो एफिशिएंटली, प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं जो भी डिपार्टमेंट्स, क्योंकि इसमें अभी बात की है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ही यूज़ की जाती है एज ए इम्प्लीमेंटेशन टूल। अब यूज़ ऑफ कंप्यूटर हैज़ अफेक्टेड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जो भी हम लाइफ की फील्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर डेफिनेटली हम कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कोई पेरिफेरल्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, और कोई मशीनरी हम यूज़ करते हैं। तो मशीनरी की जब बात करेंगे तो उसमें वो टूल और उसमें फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही आ जाएगा। वो हर फील्ड को कंप्यूटर जो है वो अफेक्ट कर रहा है। पीपल्स आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क ईजीली एंड क्विकली, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो जो हम स्टार्ट से पढ़ें, लाइफ में भी यही हमारा सर्कल चलता रहता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये हम डिफरेंट जगह से, डिफरेंट ज़रिए से, मेथड से डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा हम गेट करते रहते हैं, प्रोसेस करते रहते हैं, फिर इसको आउटपुट में, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते रहते हैं प्रोसेसिंग एनालिसिस के बाद, और फिर इससे हमारा जो नॉलेज बेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग जो है, ऑब्जर्वेशन हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद आगे जो भी हम मेथड अडॉप्ट करेंगे कोई ना कोई डाटा इनपुट करने के लिए, तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ मोर इंफॉर्मेशन नॉलेज, हमारा नेक्स्ट फ्यूचर में कोई भी मेथड इनपुट करने का, स्टोर करने का, सेंड करने का पहले से बेटर ही होगा। तो अब इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम हमें हेल्प करता है। और यहाँ पे भी ये कि कंप्यूटर सिस्टम में ये, क्योंकि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाइज जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और हमने एक डिवाइस बना लिया, फुली उसको टेस्ट कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो डेफिनेटली टेस्टिंग फ़ेज़, आगे मेंटेनेंस फ़ेज़ चलता रहता है। लेकिन वो डिवाइस जो है जब प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो जिस मकसद के लिए वो डिवाइस पेरिफेरल बना है उसके लिए हमें फिर वो मैनुअल वही प्रोसेसिंग वर्किंग नहीं करनी पड़ती। वो डिवाइस जो पेरिफेरल ऑटोमेटिकली अपनी फंक्शनैलिटी जो उसके अंदर सेव की गई है, अवेलेबल है, वो प्रोवाइड करता रहता है। तो इससे हमारा जो काम जो है वो आसान, तेज़ हो जाते हैं। उसके बाद इसमें टाइम भी हमारा बच जाता है। वो जो मेहनत एक दफ़ा करके हम जब डिवाइस बनाते हैं तो वो मेहनत तो हमने अप्लाई कर दी, अब उसी मेहनत को डिवाइस बनाने में हम आगे फर्दर उसको यूटिलाइज़ करते रहते हैं। और फिर इसमें जिसको डिवाइस को बनाने में जो हमारी कॉस्ट आती है वो एक दफ़ा तो हमने बना दी, और फिर उसको मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है, वो रहेगी। लेकिन जब तक वो डिवाइस पेरिफेरल वर्क कर सकता है
तो उसकी जो मेजर जो कॉस्ट है वो हमने पहले ही यूज़ कर ली है। अब मेंटेनेंस कॉस्ट डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कम ही होती है, तो हम ये डिवाइस को यूज़ करके डिफरेंट फील्ड्स में ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमारा ये अपना टाइम बचाते रहते हैं, मेहनत, और फिर ये हमारा कॉस्ट बचती रहती है और हम फंक्शनैलिटी हम जो है वो अवेल करते रहते हैं। तो ये कंप्यूटर का फ़ायदा। अगर आप अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, अब जो मैनेजर्स जो हैं जो ये फिर दोबारा वही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स इस्तेमाल करते रहते हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं टू कैलकुलेट जो रेवेन्यूज़ जो भी उन्होंने गेट करना है डिफरेंट एनवायरनमेंट से, डिफरेंट लोगों से, वो इन टूल्स को, इस सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को यूज़ करते हुए ये इस्तेमाल करते रहते हैं, फ़ायदा लेते रहते हैं। और जो भी और डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़, अब जिस तरीके से अब ये जो करंट हम जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, इसमें ऑनलाइन का जो है वो टॉपिक आ जाता है। अब ऑनलाइन के अंदर हम डिफरेंट जगहों पे फ़िज़िकली अगर हम ना जा सकें तो हम डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और अगर हमने एक तरफ पे आ रहा है, एक तरफ कोई पे कर रहा है और एक तरफ जो है वो रेवेन्यू गेट कर रहा है, तो ये प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन जो हमारे पास अब सर्विसेज डिफरेंट कंपनीज़ हमें प्रोवाइड कर रही है। डेफिनेटली अकाउंटिंग की बात आएगी जिसमें आप ये अकाउंट्स को, ये कॉस्ट जो है उसको आप मैनेज करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। तो ये आप कंप्यूटर सिस्टम्स को यूज़ करके डिफरेंट जगहों से ये वर्किंग कर रहे हैं। अब ये करंट सिचुएशन में तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसमें फैसिलिटीज़ आ रही हैं और फैसिलिटीज़ में भी यही है कि अगर आपने पे करना है तो आपको उस जोग्राफिकल लोकेशन में फ़िज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कंप्यूटर सिस्टम यानी डिफरेंट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज़ करके आप जो है वो पे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये आप करंट जो क्राइसिस है, अल्लाह ये ख़त्म करे, इसमें हम ये फील्ड जो है, ये टॉपिक जो है हम ये यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप होम में, घर में अगर हैं, तो फिर भी आप यही जो है टॉपिक इस्तेमाल करके डिफरेंट जो है इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं। अगर इंफॉर्मेशन गेट करनी है, एंटरटेन होना है या डिफरेंट सर्विसेज रिक्वायर करनी है, तो अब ये आजकल तो हम ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। एट होम कंप्यूटर्स कैन हेल्प अस टू परचेज डिफरेंट थिंग्स। और ये देख लें कि आप ऑनलाइन जो है ये बिज़नेस कितना बढ़ गया हुआ है। कोई भी कंपनी जिसकी अगर ऑनलाइन जो है उसकी वर्किंग अभी नहीं भी थी, तो अब ये क्राइसिस की वजह से उसने भी अपनी ऑनलाइन वर्किंग जो है, वो ट्रांजैक्शन जो है, वो बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो अब घर बैठे हुए हम कोई भी प्रोडक्ट जो है, कमोडिटी हम परचेज़ कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट बैलेंस वो हम चेक कर रहे हैं। यूटिलिटी बिल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी यूटिलिटी बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल या और भी डिफरेंट जो सर्विसेज जो हम यूज़ करते हैं उसकी बिल, उसके बिल जो हैं आप जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए पे कर सकते हैं। दे आर यूज़ इन गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। अब इंटरनेट जो है वो भी डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स, डिफरेंट एनवायरनमेंट का कम्बिनेशन है, तो उसको भी आप यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर टू मैनेज देयर होम बजट। इस तरीके से ही अब आप वर्किंग जो है वो बजट भी बनाना है कि कितने हम क्या चीज़ें रिक्वायर हैं और उसकी रेंज क्या है, कितनी रेंज के अंदर कितने पैसे हमें रिक्वायर हैं, जिसकी वजह से हम ये अपनी मंथली जो है वर्किंग कर सकते हैं। ये भी कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करके अब की जा रही हैं। कंप्यूटर आर यूज़ इन मेकिंग अ टेलीफोन कॉल। अभी आपको पता है कि ये आप ये कंप्यूटर सिस्टम की मदद से आप ऑडियो वीडियो कॉल्स जो हैं वो कर रहे हैं। और ये अगर आप देखें ये ऑनलाइन लेक्चर्स भी तो आपको कंप्यूटर सिस्टम के इस्तेमाल से ही आपको ये लेक्चर्स आप जो है ये गेट कर रहे हैं, ये सर्विस आपको मिल रही है। आपने कोई इंफॉर्मेशन लेटर टाइप करना है एंड ड्राइविंग अ कार। अब ये ड्राइविंग अ कार का मतलब क्या कि हमारे पास ऐसे एनवायरनमेंट जिसमें आप ऑटोमेटेड फ़ीचर या ऑटोमेटेड जो है एनवायरनमेंट आपको कार में प्रोवाइड किया जाता है, उसके ज़रिए आप कार को ऑपरेट करना, वर्क करना, ड्राइव करना वो इजी हो चुका हुआ है कि काफ़ी जो उसकी वर्किंग है वो डिफरेंट सेंसर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का जो कम्बिनेशन है उसके ज़रिए डिफरेंट रीडिंग गेट की जाती है। उसके अकॉर्डिंगली जो है
ऑटोमेटिकली जो है जो भी रिस्पॉन्स होता है, जो भी सिस्टम में चेंजेस रिक्वायर होती हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द कार ड्राइवर और यूज़र, वो ऑटोमेटिकली कर दी जाती हैं। और फिर कुकिंग फूड एट्सेट्रा, ये भी हमारे पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं जिसके ज़रिए जो है आप ये सारी वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। कि अब डिफरेंट अगर माइक्रोवेव ओवंस की भी बात कर रहे हैं, उसमें भी हमारे बार कोड्स हैं जिससे वो ऑटोमेटिकली जनरल इन्फॉर्मेशन गेट करता है, उसके अकॉर्डिंगली ही ये माइक्रोवेव ओवन को वो उसकी डिफरेंट रीडिंग्स ऑटोमेटेड करके वो उसको यूटिलाइज माइक्रोवेव ओवन को कर देता है। हमें ये टाइमर और टेम्परेचर और भी जो रीडिंग्स हैं वो हमें मैनुअल प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। तो ये हमारा आज का लेक्चर। अब आज के लेक्चर को वाइंड अप करके यही टॉपिक जो है इसको अगले लेक्चर में हम डिटेल से कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 जो है उसको कंप्लीट किया। उसके जो डिफरेंट टॉपिक जो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके थे उसकी मेन वर्किंग जो है, मेन उसमें जो क्रिटिकल इश्यूज़ जो हैं वो हमने डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से डिस्कस किए। और फिर आज जो है हमने चैप्टर नंबर 4 इनिशियल लेवल पे हमने स्टार्ट किया। उसकी डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है वो एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, के कंप्यूटर जो है उसकी एप्लीकेशन या यूज़ कौन कौन सी फील्ड में जो है हम अवेल कर रहे हैं और कौन कौन सी फील्ड में जो है इसको यूज़ किया जा सकता है, ये हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया। और यहीं से यानी चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर जो हम आईटी का इफ़ेक्ट जो है जनरल सोसाइटी में हम डिस्कस कर रहे हैं, यही टॉपिक जो है अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और इसको डिटेल से हम देखेंगे। और इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। चैप्टर नंबर 4 जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इम्पेक्ट है सोसाइटी में क्या है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा स्टार्ट करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।